बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं साकिब मिनास लिल्लाह और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी कचहरी। प्रॉपर्टी कचहरी की आज की वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना मैं ज़रूरी समझूंगा कि आज से हमारी प्रॉपर्टी कचहरी की वीडियो के लिए एक अलग चैनल बना दिया गया यूट्यूब पे प्रॉपर्टी कचहरी के नाम से। स्पेलिंग जो है ये वीडियो के ऊपर मेंशन हो रहे हैं प्रॉपर्टी कचहरी के, तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। ये सारी वीडियोस प्रॉपर्टी कचहरी की आज के बाद अलग चैनल पे अपलोड हुआ करेंगी। बाकी जो हमारा स्टेट सेफ मार्केटिंग का चैनल है उस पर प्रॉपर्टी की अपडेट आया करेंगी, और स्टेट सेफ मार्केटिंग ऑफिशियल उस पर भी प्रॉपर्टी की अपडेट्स और प्रोजेक्ट की अपडेट्स आएंगी। ये अब टोटल हमारे 3 चैनल हो गए हैं। पहला प्रॉपर्टी कचहरी, दूसरा स्टेट सेफ मार्केटिंग और तीसरा स्टेट सेफ मार्केटिंग ऑफिशियल। अब वीडियोस की कैटेगरी के हिसाब से ये तीनों पे अलग अलग वीडियोस अपलोड होंगी, तो तीनों चैनल्स को आप लाजमी सब्सक्राइब रखें। चलें आज के शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ हमारी ऑडियंस मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। यार वो पुराना हाउस किधर गया? वो जो काला सा छोटा सा नाटा सा होता था। छोटा सा तो नहीं है, खैर काला है वो, मैं मानता हूँ इतना भी काला नहीं है अब। वो यार उसने बहुत तंग किया था, याद नहीं है? पिछली कचहरी में बटर 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 लगा रहता है, शोर डाला हुआ था उसने, ऐसे ही दिमाग खाता रहता है। शुक्र कर यार चला गया यूनिवर्सिटी, अपनी ओदी खुल गई है, उधर गया है। उस यूनिवर्सिटी के लिए संभाल सकते हैं उस पागल इंसान हूँ। मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी से वो निकालते हैं तभी इधर आता है। नहीं तैयबत तू अपनी अक्ल की किराए तो देख आ गया। वो निकालते हैं जब छुट्टी होती है तभी तो इधर आता है। वहाँ से दिमाग खराब उनका करके इधर हमारे पास आ जाते हैं। हाँ, हमारा भी खराब करता है। पता नहीं उसके पास कौन सा डायनासोर का दिमाग है। हाँ, शायद डायनासोर का दिमाग है उसके। अच्छा सर, 2 मिनट वामे को छोड़ दें। आपकी क्या मसरूफियात आजकल चल रही हैं, ज़रा बताएं। खैर यार, वामी कितना भी बुरा होस्ट नहीं है, बहुत अच्छी होस्टिंग करता है, बड़ा कॉन्फिडेंट लड़का है। चले खैर है, मैं तो आपको सर नहीं खाऊंगा, मैं तो अपनी ऑडियंस का ही सर खाऊंगा। मसरूफियत आजकल प्रॉपर्टी मार्केट आप लोगों के सामने क्रैश पड़ी है, बस अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, और क्या मसरूफियत होनी है। तुम लोग बताओ, तुम लोगों की क्या मसरूफियात हैं आजकल? सर क्या बताएं, कितना मसरूफ़ रहते हैं। अभी भी मसरूफ़ था, टाइम निकाल के इधर आया हूँ। नहीं तू के ट्रक का इंजन खोले हुआ बाहर, कितना को तो मसरूफ होना है। सर इन छो नहीं फ्री दे इंसान ने, मैं तो बड़ा वेला तुम पता ही है। बस थोड़ा बोर होना तो कभी कपड़े सीधे पा लेना, कभी उल्टे करके पा लेना, मेरी तय मसरूफियात है। खैर शाबाश, जो तुम्हारी मसरूफियत है इसको मसरूफियत नहीं कहते, पागलपन कहते हैं। कभी कपड़े सीधे पा रहे हैं, कभी पुट्ठे पा रहे हैं। अच्छा सर, ये मैंने अभी मेरे पास एक कमेंट आया हुआ है, एक हमारे जो है व्यूअर, उनका सवाल है प्रॉपर्टी के रिलेटेड। सवाल ये है कि वो कहते हैं कि प्रॉपर्टी में ये जो चंद अल्फाज बोले जाते हैं बड़े मुश्किल हैं, और इनके मतलब वगैरह आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। लफ्ज़ ये है कि महाल, खेवट, खसरा, जमबंदी, इस्तेमाल, शजरा, पार्चा, फ़र्द, बदर, रजिस्टर, गिरदावरी वगैरह, इनका ज़रा मतलब वगैरह एक्सप्लेन कर दें, और ये क्यों किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ज़रा बता दें। सारे तो बड़े मुश्किल लफ्ज़ हैं, तुम जल्दी जो एक्सप्लेन कर दो। मैं 3-4 और बोले तो मैं लकवा मार जाएगा, तुम एक्सप्लेन कर सकते हो। अच्छा शाबाश, सवाल तो तुम्हारा बहुत ही अच्छा सवाल है ये, और आज की ये जिसने पूरी वीडियो देख ली, प्रॉपर्टी की कम से कम वो टर्म समझ जाएगा। जितनी हमारी प्रॉपर्टी की टर्म है ना वो समझ जाएगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम सवालात आज कवर होने वाले हैं। अच्छा, एक देखिए, पाकिस्तान है, हमारा मुल्क है, इसको तकसीम किया गया है। सबसे पहले सूबों में इसके सूबे बना दिए गए हैं, फिर सूबा के बाद डिवीज़न बना दिए गए हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट इजला बना दिए गए हैं, फिर तहसील। अच्छा, तहसील को मज़ीद जो आगे तकसीम किया गया है ना, उसको रेवेन्यू स्टेट कहते हैं। रेवेन्यू स्टेट या महाल या मौज़ा, ये एक बड़ा यूनिट है। अब हम इसमें कोई एक वर्ड यूज़ करेंगे, महाल कर लेते हैं या मौज़ा कर लेते हैं। मौज़ा या महाल क्या है? मौज़ा एक बड़ा गांव या मुख्तलिफ छोटे गांव मिला के एक मौज़ा बनता है। कभी भी एक छोटा गांव मौज़ा नहीं होता। मौज़ा होने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। उस मौज़ा का एक अलग अपना रजिस्टर्ड हकदारान ज़मीन हो, मसावी हो, और रजिस्टर्ड दाखिल खारिज मौजूद हो, तो वो एक मौज़ा कहलाता है। तो ये मौज़ा, महाल, रेवेन्यू स्टेट, ये एक ही चीज़ है। अच्छा, मौज़ा से फिर आगे हम चलें तो मौज़ा अब एक गाँव हो गया, बड़ा गाँव, जिसके पास ये 3-4 चीज़ें मौजूद हैं, या इसको महाल कह लेते हैं। अब उससे आगे चलते हैं। उस मौज़ा के अंदर, उस गाँव के अंदर मुख्तलिफ बिरादरियाँ हैं, जिसमें मिनास भी है, चदड़वी बिरादरी है, कौडे भी हैं, अराई भी हैं, जट भी हैं। तो ये मुख्तलिफ बिरादरियाँ हैं। अच्छा, अब इसमें कोई एक कास्ट अलग कर ली जाती है, जैसे चद्दड़ कास्ट अलग कर ली गई है,
या अराई कास्ट अलग कर ली गई है। अब अराइयों की जितनी भी ज़मीन है उसको अलग से एक जगह पे इकट्ठा करके कागजी कार्रवाई में उसको एक नंबर दे दिया जाता है। उस पूरी बिरादरी की ज़मीन को एक जगह इकट्ठा करके एक नंबर दिया जाता है जिसको खेवट नंबर कहते हैं या खाता नंबर। खाता नंबर और खेवट नंबर एक ही चीज़ है, एक ही बात है। या कोई बड़ा बुज़ुर्ग है जिसके पास बहुत सारी ज़मीन है, अभी आगे तकसीम नहीं हुई अपने उसकी विरासत, तो उस पूरी ज़मीन को इकट्ठा कर लिया गया। जट्टों का कोई बड़ा है, उसको एक नंबर दे दिया गया, उस नंबर को हम कहेंगे खेवट नंबर या खाता नंबर। अच्छा, अब इसके बाद आगे हम चलते हैं तो अच्छा यहाँ पे एक चीज़ ज़रूरी है समझना कि खेवट नंबर तब्दील किया जा सकता है, बदला जा सकता है, बाद में कई दफ़ा तब्दील होता रहता है। अच्छा, अब ज़मीन है एक बंदे की, उस ज़मीन मतलब एक वालिद है, उसके पास 10 खेत हैं जो 5 औलादों में बराबर बराबर 2-2 खेत तकसीम हो गए, लेकिन उसमें से 3 बेटे अपनी काश्तकारी उस ज़मीन पे खुद कर रहे हैं, 2 बेटे जो हैं उन्होंने आगे फर्दर ठेके पे दे दिया है। अब ठेके पे दे दिया है तो जिन्होंने ठेके पे आगे दिया है उसका एक खतूनी नंबर लगेगा। खतूनी नंबर एक्चुअल में शो करता है कि काश्तकार कौन है, इस ज़मीन का काश्तकार कौन है, उनको इकट्ठा करके खतूनी नंबर लगा दिया जाता है। अब खतूनी नंबर क्यों लगाया जाता है? फॉर टैक्स कलेक्शन, क्योंकि टैक्स जो है वो मालिक ने नहीं देना, जो काश्त कर रहा है काश्तकार है उसने देना है। तो काश्तकार जो भी होगा उनको इकट्ठा करके जो नंबर लग रहा है उसको खतूनी नंबर कहा जाता है। एक वालिद के 5 बेटे थे, 10 खेत थे, 10 में से 2 जो हैं वो ठेके पे हैं, उन 2 को इकट्ठा करके एक खेवट नंबर खतूनी नंबर दे दिया गया ताकि टैक्स कलेक्शन में आसानी रहे। और खतूनी नंबर भी याद रहे, तब्दील हो सकता है, बार बार तब्दील होता है। अच्छा, और ये जो खेवट नंबर है ना, ये हमेशा ज़मीन की मलकियत की बुनियाद पे दिया जाता है, और जो खतूनी नंबर है ये हमेशा काश्तकार की बुनियाद पे दिया जाता है, कौन काश्त कर रहा है इसको। अच्छा, अब ये तो हो गए, खेत भी हो गए सारा। हर खेत को एक ख़ास नंबर दिया गया है, हर खेत को अलग अलग नंबर दिया गया है, उसको खसरा नंबर कहते हैं। और खसरा नंबर याद रखिएगा कभी भी तब्दील नहीं होता, खसरा नंबर एक ही रहता है। मतलब एक बिरादरी के पास 100 खेत हैं, हर खेत को एक अलग अलग नंबर दिया जाता है और उस नंबर को खसरा नंबर कहते हैं। अब यहाँ तक तो बात हो गई हमारी मौज़ा महाल, स्टेट ऑफ रेवेन्यू, खेवट, खतूनी और खसरा नंबर। अब इसके बाद हम अगर फर्दर आगे चलते हैं तो एक टर्म यूज़ होती है मसावी। अब मसावी क्या है? यही जो ज़मीन हम डिस्कस कर रहे हैं, इस ज़मीन इनकी पैमाइश करके, अब पैमाइश कोई एक खेत की नहीं हो रही, मतलब एक खेत की तो हो रही है, लेकिन एक मुकम्मल उस मौज़ा का नक्शा बनाया जाता है। उस नक्शा को आप एक पेपर के ऊपर जब बनाते हैं, अब ये तो जब एक मौज़ा का नक्शा बनाया जाएगा तो कई किलोमीटर पे जाएगा, कई किलोमीटर की हदूद में वो आ रहा होगा, तो वो अब जो नक्शा नवीस होते हैं उसको वो डिवाइड कर लेते हैं, अपना उनका पैमाना होता है कि इसके अंदर आधा किलोमीटर, 1 इंच जो इस पे है ये आधा किलोमीटर को शो कर रहा है, या मुख्तलिफ उनके अपने पैमाने होते हैं। उसको एक कागज़ के ऊपर पूरा नक्शा बना देना, इस नक्शे को मसावी कहते हैं। मसावी का जो वर्ड आप सुनते हैं ना, सिंपल एक मौज़ा का एक पेपर के ऊपर नक्शा बनाना, मसावी। अच्छा, मसावी के बाद अगर हम चलते हैं तो एक और वर्ड हमारा यूज़ होता है लट्ठा। उसी नक्शा को अगर पटवार खाने में आप जाएं ना तो पुराने जितने भी हमारे खाते हैं वो एक लट्ठे का कपड़ा होता है, उसके ऊपर कपड़े का पीस होता है, उसके ऊपर नक्शा बना होता है, उस कपड़े के पीस को लट्ठा कहते हैं प्रॉपर्टी की ज़बान में। एक तो लट्ठा हम पहनते हैं, लेकिन एक लट्ठा वो होता है प्रॉपर्टी की ज़बान की जिसके ऊपर आपका पूरा उस मौज़े का नक्शा मौजूद होता है, या लट्ठा या शजरा पार्चा भी इसको कहते हैं। शजरा पार्चा और लट्ठा एक ही चीज़ है। अच्छा, प्रॉपर्टी के अंदर जो कुछ अहम डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसके अंदर फाद, जमाबंदी, रजिस्टर हकदारान ज़मीन या राइट्स ऑफ रिकॉर्ड, ये सब एक ही बात है।
अच्छा, इसके बाद ना प्रॉपर्टी में एक वर्ड यूज़ होता है इस्तेमाल। अब इस्तेमाल क्या है, एक शख्स है, एक मालिक है ज़मीन का, लेकिन उसकी ज़मीन ऐसी है कि एक खेवट में भी आ रही है, दूसरे में भी आ रही है, तीसरे में आ रही है, बिखरी हुई है। मतलब 10 कनाल एक जगह पे है, 2 एकड़ एक जगह पे है, 5 एकड़ एक जगह पे है। तो उस एक मालिक की ज़मीन को इकट्ठा करके एक जगह पे इकट्ठा करके उसका इंदराज कर देना, इसको इस्तेमाल कहते हैं। अच्छा, फिर एक प्रॉपर्टी में वर्ड यूज़ होता है रजिस्टर दाखिल खारिज। ज़्यादातर पटवार खानों में पड़ा होता है रजिस्टर दाखिल खारिज। अब रजिस्टर दाखिल खारिज क्या है, इसको इंतकालात रजिस्टर भी कहते हैं। जितने भी इंतकाल हो रहे होते हैं, मतलब एक बंदे के नाम से ज़मीन दूसरे बंदे के नाम पे ट्रांसफ़र हुई है, फिर दूसरे के नाम से तीसरे बंदे के नाम पे ट्रांसफ़र हुई है, तो हर एक बंदे का फिर इंतकाल का इंदराज होता जाता है। ये जितना भी इंदराज हो रहा होता है, ये रजिस्टर दाखिल खारिज के अंदर हो रहा होता है। मतलब जितना भी इंतकाल का काम है ना, वो पटवार खाने में रजिस्टर दाखिल खारिज में हो रहा होगा, या इंतकालात रजिस्टर भी इसको कहा जाता है। इसके अंदर ये सारा इंदराज होता जाता है। अच्छा, इसके अलावा प्रॉपर्टी में फिर एक और टर्म यूज़ होती है फील्ड बुक। अब फील्ड बुक क्या है, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया है इस्तेमाल। अब इस्तेमाल जो है ना, ज़मीन पूरी इकट्ठी करने के बाद, एक मालिक की जब पूरी ज़मीन इकट्ठी हो जाती है, उसकी पैमाइश करके उसका जो इंदराज होता है वो फील्ड बुक के अंदर वो इंदराज होता है। इस्तेमालात के लिए एक स्पेशल अलग रजिस्टर है जिसको फील्ड बुक कहा जाता है। अच्छा, अब एक और टर्म प्रॉपर्टी का गिरदावरी। अक्सर आपने सुना होगा गिरदावरी। गिरदावरी क्या है, गिरदावरी एक्चुअल में एक रजिस्टर का नाम गिरदावरी रजिस्टर है। अब इसके अंदर मालूमात कौन सी दर्ज होती हैं, खतूनी के मुतालिक सारी मालूमात, खतूनी नंबर के मुतालिक, खतूनी के मुतालिक कि कोई ज़मीन है उस पर काश्तकार कौन है और क्या काश्त कर रहा है, फसल क्या काश्त हो रही है, चने, गंदम, मकई, आलू। क्योंकि इसका एक बड़ा तल्लक है टैक्स के रिलेटेड। जो टैक्स कलेक्शन होती है ना, वो फसल की बुनियाद पे होती है। जो फसल काश्त होती है तो वो गिरदावरी रजिस्टर के अंदर सारी मालूमात होती हैं, काश्त के मुतालिक क्या काश्त किया जा रहा है। अच्छा, अब इसके बाद रजिस्टर फ़र्द बदर। अक्सर ऐसा होता है कि आप एक जगह को अपने नाम पे इंतकाल करा लेते हैं, लेकिन उसका फ़र्द बराए रिकॉर्ड आप नहीं लेते। फ़र्द बराए रिकॉर्ड ले लें तो आपको सारा डाटा चेक होता है, लेकिन काफ़ी अरसे के बाद आपको पता चलता है जो आपने इंतकाल अपनी ज़मीन का करवाया था उसमें कोई गलती है, आपके नाम में कोई गलती आ गई है, वल्दियत में कोई गलती आ गई है, या कोई रकबे में गलती आ गई है, 5 कनाल ज़मीन थी 4 लिखी गई है, या इस तरह की कोई भी गलती है, तो उसकी एक कुरेक्शन आप करवाते हैं। उस गलती की कुरेक्शन, जिस पे एक पूरी वीडियो हमने फ़र्द बदर पे बनाई है, पूरा एक प्रोसीजर अडॉप्ट होता है। वो गलती कुरेक्शन के बाद जिस रजिस्टर में उसका अंदराज होता है उसे रजिस्टर फ़र्द बदर कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद एक टर्म है गैर मुमकिन आबादी। गैर मुमकिन आबादी प्रॉपर्टी में वो टर्म है ऐसी जगह जहाँ पे आबादी करना, तामीरात करना, कंस्ट्रक्शन करना अलाउ नहीं है। जैसे एक जगह से रेलवे की लाइन गुजर रही है, भले रेल नहीं चल रही, सालों से बंद पड़ी है, लेकिन उस पर कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, या फिर कब्रिस्तान का एरिया या मस्जिद की जगह, इस तरह की जितनी जगह होती हैं, वो मंदिर, कोई चर्च। एक्चुअल में ये अंग्रेज़ हुकूमत ने कुछ ज़मीनें छोड़ दी थी फलाही कामों के लिए, जिन्हें शामलात या शामलात देह भी कहा जाता है। तो ऐसी जगहों को गैर मुमकिन आबादी का नाम दिया जाता है। अच्छा, इसके बाद एक टर्म है बंजर कदीम। जैसा कि अभी ब्लू वर्ड का सिलसिला चल रहा है, ब्लू वर्ड पे कोई एक केस भी किया गया है कि ये जो ज़मीन जिस पे ये अभी सोसाइटी लॉन्च की गई है, ये ज़मीन तो है ग्रीनलैंड पे ये सोसाइटी बना रहे हैं, लेकिन उसके अपना जो जवाब दावा इन्होंने दायर किया है साद नज़ीर साहब ने, उसमें उन्होंने मेंशन किया कि ये ग्रीनलैंड नहीं है, ये बंजर कदीम है। अब बंजर कदीम वो ज़मीन होती है जिस पे कई सालों, कई सदियों से काश्तकारी ही नहीं हो रही और वहाँ पे फसल काश्त ही नहीं की जा सकती। तहाई बंजर ज़मीन है, अगर करना भी चाहे तो काश्त होगी ही नहीं, तो इसको बंजर कदीम कहते हैं। अच्छा, फिर एक वर्ड यूज़ होता है कलबा रानी। कलबा रानी क्या है, एक ज़मीन बंजर पड़ी थी लेकिन उस पर इंतहाई सख्त मेहनत की गई है,
मेहनत करने के बाद उसको काश्त के काबिल बना दिया गया है, तो उस ज़मीन पे अब काश्त हो रही है, तो उसको कलबा रानी ज़मीन कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद एक वर्ड आपने सुना होगा, चाही ज़मीन। चाही ज़मीन कौन सी है? ऐसी ज़मीन जिसको सैराब किया जा रहा है कुएं के पानी से। वेल उर्दू में कहते हैं कुआं, कुएं से पानी निकाला जा रहा है और ज़मीन को काश्त किया जा रहा है, उसको चाही ज़मीन कहते हैं। अच्छा, फिर एक ज़मीन है नल चाही ज़मीन। अब नल चाही कौन सी है? जिसको ट्यूबवेल के पानी से सैराब किया जा रहा है, बस ट्यूबवेल चल रहा है और जो पानी आ रहा है उससे सैराब किया जा रहा है, तो उसको हम कहेंगे नल चाही ज़मीन। इसी तरह फिर बरानी ज़मीन आता है, जो बारिश होती है तो फसल सैराब होती है ज़मीन और फसल उगती है, बारिश नहीं हुई तो कुछ भी नहीं हुआ, तो उसको हम बारानी ज़मीन कहेंगे। बाकी जलारी ज़मीन, जलारी ज़मीन वो है जो एक चश्मे का पानी आ रहा है और उससे वो सैराब हो रही है, उसको जलारी ज़मीन कहेंगे। और फिर नहरी ज़मीन, नहरी तो आपको पता है जिसका नहर के पानी से जो ज़मीन सैराब हो रही है उसको नहरी ज़मीन कहेंगे। तो ये एक मोटी मोटी हमारी प्रॉपर्टी की टर्म्स थी जिनको हमने एक छोटी सी वीडियो में कवर करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर कोई टर्म रह गई है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर तो शॉर्ट जवाब हुआ तो कमेंट में ही दे देंगे, नहीं तो लॉन्ग जवाब हुआ तो हम एक अलग वीडियो उस पर रिकॉर्ड कर देंगे। सर थोड़ा तुसी एक्सप्लेन तो कर देते डीपली, साढ़े व्यूअर्स जो हम अच्छी तरह समझ आ गया जेड़ा मेरा छिला न्योला बाहर छोड़े ने जला होया जा रहा है ना सुन सुन के। तू के याद है वे एक हरकत जे करो ते शक्ल वेगा ना एक बार जे बाबा हाजी दी बकरी होंदी है, ये अजीब हरकत आन ये तो मैं बड़ा तंग हां, जला होया वंदा सर जेड़ी गल करन हैं ऐ नहीं करता वे यार कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो वैसे ही बैठा हूँ आराम सुकून से। मैंने बोला चलो थोड़ा बीमार हूँ तो थोड़ा बैठा रहता हूँ। चल बीमार हो तो बैठा नहीं रहता, तू अपनी शक्लें देखनी थी। जो सर ने पता खेवड़ी केटी इस तरह कोई नाम लिया ज़मीन का वो जो बता रहे थे सर अभी, अपनी तू शक्ल वेखनी आई जो नवे दसाविया बने होता ही शक्ल तू बना ली गई, अजीब हरकत करता रहता है। अच्छा यार तो ये कितने दिन हो गए नहाते के नहाता कदी ने? यार अभी थोड़ी देर पहले ही नहा किधर ही आया हूँ। थोड़ी देर पहले बाहर हवाम बने मैं ऑफिस भी बैठे शर्म कर जी भी यार कूड़ तो कूड़ मारता रहना है। अच्छा यार सारे मिलकर कंपनी वाले फैसला किया तन अल्लाह के ना तो साबड़ देना नाल है यार घर अल्लाह का ना ही घर में ना लेगा पूरे ऑफिस से अपनी खुशबू पाई हुई है तू। अच्छा सर ये तैयब तो इंजीब चबला मारता रहेगा। तुम मैं ज़रा दसो ना प्रॉपर्टी सवाल क्लाइंट का मैं कमेंट पढ़ रहा था टिकटॉक पे हमारे अकाउंट पे आया हुआ था बे क्या बेटी हिब्बा को चैलेंज कर सकती है? ये सवाल है प्रॉपर्टी के रिलेटेड हमारे व्यूअर का, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, प्रॉपर्टी की टर्म में ये जो वर्ड यूज़ होता है ना हिब्बा, ये होता है तोहफ़ा, कि कोई प्रॉपर्टी आप तोहफे के तौर पे दे रहे हैं तो उसको हिब्बा कहते हैं, या अगर कागजी कार्रवाई में हम जाएँ तो गिफ्ट डीड इसको कहा जाता है। अब अगर एक बाप किसी एक औलाद के नाम पे हिब्बा कर रहा है प्रॉपर्टी को और बाकी औलाद को ऐसे ही छोड़ रहा है। अच्छा, प्रॉपर्टी का एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी के अंदर जो हमारा लॉ है ना, कानून है, ये मैक्सिमम हमारी शरीयत को फॉलो करता है। बाकी जो कानून हमारा है पाकिस्तान का वो ब्रिटिश लॉ को फॉलो करता है, लेकिन प्रॉपर्टी में मैक्सिमम शरीयत को फॉलो किया जा रहा है। अब इसमें अगर हम देखें तो एक हदीस का मफ़हूम मैं बयान करता हूँ कि एक सहाबी रवायत करते हैं कि एक शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी पाक के पास आया और कहा कि मैं अपनी जो है ना ये जायदाद, ये प्रॉपर्टी एक अपने बेटे के नाम पे हिबा कर रहा हूँ, तोहफे में दे रहा हूँ, गिफ्ट कर रहा हूँ। आपके पास हम दोनों मियाँ बीवी तशरीफ़ लाए हैं कि आप इस चीज़ में हमारे गवाह बन जाएं। तो नबी पाक ने इस पर सख्त मुखालफत की कि ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारी 2 औलादें हैं, 3 औलादें हैं, उनमें से 2 को छोड़ के एक के नाम पे तुम सिर्फ एक को गिफ्ट दे रहे हो, या तो बराबर की प्रॉपर्टी बाकियों के नाम पे भी हिबा करो, गिफ्ट दो, तो ठीक है, किसी एक के नाम पर नहीं हो सकता। ये एक मैंने मफ़हूम बयान किया, हमारी शरीयत क्या कहती है। सेम लाइक एज अगर कोई वालिद अपने ज़िंदगी में, और अक्सर हमारे देहातों में ऐसे ही होता है कि बेटियों को महरूम कर दिया जाता है और बेटों को अपनी जायदाद दी जाती है, कि एक बेटे के नाम पे हिब्बा कर रहा है कोई वालिद अपनी प्रॉपर्टी, लेकिन बेटियों को उससे महरूम कर रहा है। अब अगर बेटी वालिद की ज़िंदगी में चैलेंज कर दे उस हिब्बा को, कोर्ट चली जाए, तो कोर्ट उसकी बात नहीं सुनती। कोर्ट इसलिए बात नहीं सुनती कि एक बंदा खुद मुख्तार है, जिसकी प्रॉपर्टी है, वो चाहे तो प्रॉपर्टी सेल करे, हिब्बा करे, डोनेट करे,
नीलाम करे, आग लगा दे, वो उसका खुद मुख्तार है, उसका मालिक है जो दिल है करे। अब उसने हिब्बा कर दी है, जिंदा खुद बैठा है, तो कुछ भी नहीं हो सकता। जो केस हुआ भी है वो रिवर्स हो जाता है, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में उसने जगह हिब्बा कर दी है, तो इसका कुछ भी नहीं कर सकता कोई बंदा। अगर उस शख्स की वफ़ात हो जाती है तो उसके वफ़ात के बाद उस हिब्बा को चैलेंज किया जा सकता है। जो भी उसके बाकी बहन हैं, भाई हैं, उसको हिब्बा को चैलेंज कर देते हैं कोर्ट में और केस जीत भी जाते हैं। वफ़ात के बाद ज़िंदगी में कोई भी हिब्बा को चैलेंज नहीं कर सकता। यार असलम भाई नज़र नहीं आ रहा है, ज़रा साइड बोलो देखने दे। हाँ देख ले असलम भाई तो डस्टबिन नाल बैठे बेवकूफ़ आदमी। असलम भाई थोड़ा काम गए हैं। हाँ तू असलम भाई टेबल तला असलम भाई आउण दे, मैं दसना तू असलम भाई चूहा समझे हुआ तू। अच्छा तो ये मैं तो गए वास्ते तो 2-3 दिन जड़ा ना बड़ा मसरूफ आस जड़ा ना कॉलेज ही थोड़ा काम आए। तो तू दस पिछले सब को खैरियत है, सब कुछ ठीक ठाक रहा ना? क्या बताऊँ यार शहबाज, क्या क्या नहीं हुआ। अच्छा पहले सुनो, क्या खैरियत थी, सब ठीक ठाक था। अच्छा बस असलम भाई कुत्तों के पीछे पड़ गए थे। खैरियत की गल है यार, कैसी बेवकूफ़ वाली बातें कर रहा है। इंसानों की तरह बता, सब ठीक था ना, सब खैरियत से रहे हैं, सब किसी ठीक थी? नहीं सही तो बता रहा हूँ यार। असलम भाई कुत्तों के पीछे पड़ गए थे, आगे आगे वामिक था, पीछे पीछे कुत्ते थे और उससे पीछे असलम भाई थे। हाँ बाकी सब ठीक था, बस असलम भाई ने खप पाई हुई थी इधर। उसके अलावा हमारे ऑफिस में बाकी सब ठीक था ना? असलम ही को असलम खैरियत से है, मुझे पता है, मैंने देखा है। बाकी सब ठीक थे? नहीं बस वो हमारी एक कंपनी की सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, मिस माहिरा नाम है उनका। हाँ वो वेंटिलेटर पे चली गई है डायरेक्ट। पागल आदमी। हाले सब ठीक है, वेंटिलेटर पे खैरियत है ना सब? बाकी सब ठीक है ना? सेहत ठीक हो गई है? बिल्कुल ठीक ठाक है, बस कोमे में चली गई है। कोमा में ठीक ठाक पड़ी हुई है? बिल्कुल। बेवकूफ़ आदमी, कोमा में कोई ठीक थोड़ी पड़ा होता है बेवकूफ़ आदमी। यार बंदे को वैसे इतने काम इधर दिए होते हैं, आराम से सोने दे यार। नहीं हूँ मैं यकीन होगा सब ठीक गया। एक बार कंफर्म कर दे कि बाकी सब ठीक ही ना, उनको चौल ना मारी। नहीं यार बाकी सब ठीक है, बस हाँ। मैम शकीला ने गाड़ी ठोक दी थी, बम्पर शम्पर सब खत्म गाड़ी के आगे से। हाले सब ठीक है? बिल्कुल सब ठीक ठाक है। बेवकूफ़ आदमी रहेगा यार। जा, मैं को नहीं सुनना, मैं तू सब ठीक ही है, तू रहने दे, मैं को नहीं पूछना। मैं आपे सारा जाकर पूछ लेंगा, खैरियत हाल ही पूछ लेंगा, क्या कोमच जी उत्थे मिलने चला जाऊंगा, तेरे को मैं कोई नहीं पूछना। सब हाले सब ठीक है। हाँ ये, और उसके अलावा ये कि विंड स्क्रीन में निकल गई थी और सारा टायर वायर सब कुछ बाहर आ गया था, इंजन समेत। गाड़ी पूरी जलेबी बन गई है। अरे तेरी सब कुछ ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक है सब। इंजन होना विच मैंने यकीन है, बाकी तो गड्डी तो चलो हाल हो गया। लमक रही आई ना इंजन भी। बस ठीक है, बाकी सब ठीक है। मैं इंशाल्लाह गड्डी की खैरियत पूछता तो तू जरा बाहर निकल, तेरी मैं खैरियत पूछता। अच्छा यार एक और बात, तो असलम भाई ना सुबह एसी साफ कर रहे थे, हाँ तो उनको करंट लगी, अभी वो अस्पताल में पड़े हुए हैं। अस्पताल में पड़े हुए हैं? जी जी। अभी सब, तू अभी कह रहा था सब ठीक है? सब ठीक है, वही तो बोल रहा हूँ, सब ठीक है बिल्कुल। अच्छा अभी सब ठीक है? मन लगा और तेरे दादे की मरने की वजह मेरे पता लग गई है। डॉक्टर ने दादे ने आख्या कोई बुरी गल नहीं सुनी, ये दादे ने मैं जिथे सुनांदा दादा सब ठीक है। इन्हें 3-4 गल्लां दसियां, अगली दिन वो जी होंगी नहीं उत्थे चलन लग पा, टी टी चलन लग पी। दादे खुद ही उतारी थी मैंने। ये अच्छी खबर सुना के अपनी अद्धी फैमिली पुगा देनी है, इनू नप कर रखो। अच्छा ठीक है, तू खैरियत सुना तब स्टाफ साढ़ा अस्पताल पहुंचा छोड़िया। तू हूँ अपनी जरा अच्छी खबर बकवास बंदी रख, तो मैंने सवाल करने दे प्रॉपर्टी दस। अच्छा सर, ये खानगी तकसीम क्या है और इसकी कोई कानूनी हैसियत है भी या नहीं, ये भी ज़रा बता दें। ओहो, खानगी तकसीम, व्हाट अ क्रिटिकल टॉपिक। ये जो खानगी तकसीम है ना और खानगी बातें हैं, हमारे बड़ वडेरों ने बेड़ा गर्क करके रख दिया है। अब ये पहले दौर की बातें हैं खानगी तकसीम वाली। मतलब होता पहले क्या था कि ख़ानदान के एक बुज़ुर्ग है, सारे फैसले घर पे बैठ के वो कर रहा होता था और ज़बानी कलामी हो रहे होते थे। अच्छा फिर एक और बड़ी एक बुरी चीज़ थी कि अभी किसी के घर में बेटी पैदा हुई है तो दादा ने बैठ के फैसला कर दिया जी फलानी जड़े ना फलाने को दी। अभी वो जो लड़का है उसकी उम्र ही 1 साल है, 2 साल है, 5 साल है, अभी दूसरे घर में बेटी पैदा हुई है तो दे दी बस। बाद में जो है ना फिर उस लड़की ने उस खूंटे के साथ बंधना होता है। इसी तरह ज़मीन का भी मामला इन बुज़ुर्गों ने ऐसे ही बनाया हुआ था। घर पे बैठे बिठाए एक तकसीम कर देते थे, खानगी तकसीम जिसको कहा जाता है, ज़बानी कलामी तकसीम। जी एक दादा की 4 औलादें हैं,
तू फिर ए टोटल ले ले, तू वो ले ले, तो वो एक बंड कर देते थे बैठे बैठाए। अच्छा, उसका कोई कानूनी रिकॉर्ड नहीं करते, कोई इंतकाल नहीं, कोई रजिस्ट्री नहीं, कोई तहसीलदार के पास एप्लीकेशन नहीं, कोई सब रजिस्ट्रार को नहीं पता, किसी चीज़ का किसी को कुछ नहीं पता, और उसका बंटवारा कर दिया। अच्छा, अब क्या होता है, दादाजी तो दुनिया से अलविदा कर गए, अब पीछे जो वो पोते हैं जो आपस में कज़न बनते हैं वो सारी ज़िंदगी लड़ते रहते हैं, जो चार पैसे उनकी जेब में होते हैं वो भी अदालतों में बर्बाद कर रहे होते हैं। लेकिन अगर उस वक्त दादाजी के मुंह पे कोई बोल जाए ना कि दादाजी ये तरीका तो गलत है, हमें एक बाकायदा इंतकाल करवा लेना चाहिए, स्टैम्प पेपर लिख लेना चाहिए या तहसीलदार के पास एप्लीकेशन कर लेनी चाहिए, तो दादाजी सही ना कुत्ते वाली बिगार उसी करके रख देते हैं। तू साढ़े बाला पढ़ा लिखा आ गया और तू साढ़ा वाक सलूक बर्बाद करना आ गया, इतने सलूक नाल असी सारे रह रहे हैं, तू बिच एक अलग ही छतूना छोड़ देता है। तो इस तरह के अलकाबात अगर कोई थोड़ा सा सेंस रखता है, इस तरह के अलकाबात अदा करके उसको चुप करा दिया जाता है। लेकिन अब दादाजी को क्या पता कि ये जो आज फैसला कर रहे हैं उस फैसले की बुनियाद पे कल जो है अदालतों में वकीलों जजों के मज़े हो जाने हैं और कई कत्लो गारत भी होती है इन चीज़ों को लेके। तो अब खान की तकसीम तुमने पूछा, तो खान की तकसीम तो यही है, ज़बानी कलामी जायदाद को आपस में प्रॉपर्टी को तकसीम कर लेना। लेकिन अब कानूनी हैसियत पे अगर हम जाएं तो कानूनी हैसियत कुछ इसकी मैं दो चार वाक़यात से बयान करूँगा कि एक जगह का जिक्र है कि दो भाई थे, अब्बा जी ने ज़बानी कलामी उनको कह दिया जी आगे की ज़मीन तेरी हो गई, पीछे की तेरी हो गई, कोई 2-2 एकड़ 3-3 एकड़ ज़मीन उन्होंने आपस में बांट ली। अब एक साइड की ज़मीन जिस भाई के पास थी उसके आगे से एक रोड गुजर गया, जब रोड गुजरा तो आगे वाले की तो वर्थ बढ़ गई, ज़मीन की वैल्यू बढ़ गई। अब पीछे वाले को तकलीफ़ हुई कि मेरी ज़मीन तो पीछे है, वो चला गया कोर्ट में कि ये जो तकसीम अब्बा जी ने की थी ये बड़ी बिल्कुल गलत की थी, लेकिन अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इस तकसीम को चेंज किया जाए, तो फ्रंट को आधा आधा डिवाइड किया जाए और एंड तक तकसीम इसी तरह बराबर तकसीम की जाए। तो इस पे कोर्ट ने उसको झुटला दिया कि नहीं, इस तरह नहीं हो सकता, 15 साल पहले भले एक ज़बानी बात हुई थी लेकिन उसको तुमने तस्लीम किया था, और अब आगे की जितनी ज़मीन है 15 साल की गिरदावरियाँ तेरे पास हैं और पीछे की ज़मीन की गिरदावरियाँ तेरे पास हैं और आगे की ज़मीन की गिरदावरियाँ तेरे भाई के पास है, जो कि एक अच्छा खासा सबूत है कि उस फैसले को तुमने तस्लीम किया था। अच्छा, काश्तकारी जब 15 साल कोई करता रहा है ना, एक कब्ज़ा उसका है, तो ये एक अच्छा खासा और बड़ा सबूत होता है, तो उसको कोर्ट ने बर्खास्त कर दिया केस को। अच्छा, ये तो अब ये है कि जिसका फ्रंट का हिस्सा था उसको फ़ायदा हो गया, लेकिन पिछले का नुकसान भी हो गया। अब उन दोनों भाइयों में ठीक ठाक दुश्मनियाँ चल रही हैं और काफ़ी तनाज़ात चल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स को यही कहूँगा कि कभी भी खान की तकसीम पे ना जाएं। जब भी कोई प्रॉपर्टी ख़रीदनी है या बेचनी है, उसमें जो बालादस्ती है वो शरीयत को और कानून को दें, जो शरीयत और कानून कहता है ना उसको माने और खुदारा उसी के मुताबिक अपनी पार्टीशन करें, तकसीम करें। अगर कोई बाबा बैठा है ना तो ऐसा कोई मशवरा बाबा दे रहा है जो कल जाके कत्ल गारत का बायस बनना है या कोर्ट कचहरियों तक केस जाके बदनाम होना है, तो आज वो बाबा भाड़ में गया। मत सुनो, मत मानो, जो एक्चुअल कानून कहता है, एक्चुअल शरीयत कहती है, उसी पे अमल करो। तो ये एक थी खानगी तकसीम और इसकी कानूनी हैसियत जो मैंने बयान कर दी है। अच्छा सर, ये तैयब ज़रा पूछ रहा आपसे कि आप गोश्त जो है कहाँ से लेते हैं? ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी तो इम्पोर्टेंट है, ज़रा जवाब दो यार। अगर तैयब ने सवाल करना हुआ तो मुँह चावले पे हुए, ये तो सवाल तो पूछ रहे हैं। चल खैर, गोश्त जो है ना, जहाँ तक चिकन में ब्रायलर नहीं खाता, उसके लिए पंजाब से देसी मुर्ग वगैरह कोई आने जाने वाला हो तो मंगा लेते हैं, या फिर कोई बकरा शकरा। हाँ, बीफ जो है, बीफ तो हम यहीं से लेते हैं, गुलशन इकबाल में असगर बावर्ची की बैक साइड पे बड़ा अच्छा कसाई और फ्रेश बीफ देता है, तो यहाँ से लेते हैं। बाकी बता दिया पंजाब से आता है। और सारे दी कोशिश होती है कदें गरीबा को खोल ले, सदके तक कदें दे रहे होते उन्हें को छीन ले, इंज ही है ना तैयब? नहीं। अच्छा, ये नहीं है, फिर के तो लेना तू बस सारी मुर्गी वाली दुकानों में फिरते हैं, एक एक बोटी लेते हैं, शाम में 10-15 किलो आ जाता है आराम से। कितने किलो दसे नहीं? 10-15 किलो आराम से। 10-15 किलो के पूरा बकरा खोल ले ना तू, एक बोटी ना तेरा मतलब पूरा गुलशन इकबाल भी तू फिर ना, तेरा 1.5 किलो भी ना बड़ा गोश्त है जिन्नी दुकाना ना, तू 15 किलो तक पड़ गया। अच्छा, मैं सुना तैयब तू सिरी शेरी जेड़ा ना बड़ी खाना, तो जरा सिरी के बारे दस ना, सिरी खाना वाली चाहिए होनी है। मैं सुना अगले दिन तू कुकड़ दी भी सिरी मंगी कर रहा है, उन्हें पता वो क्या करता है तू? मगज निकालते हैं।
कुक्कड़ दा कितना मगज निकल होया होना यार। इनने एक एक पोटे। अच्छा तय्यब जरा मैंने नॉलेज इजाफा कर, मैं तो आज तक नहीं खादी सीरी ने देखिए खाना खाना ले केड़े हिस्से होंदे, एक तो मगज हो गया और क्या होंदा। कैसी बात कर रहे हैं यार, मगज होता है, उसकी ज़बान होती है, इसके अलावा उसके जबड़े हो गए, उसके अलावा इधर उसके सिर का गोश्त हो गया। सिर पे उधर कितना को गोश्त होना है, को शापर भर लेना तू उधर सिर तो गोश्त। मैंने सुना तो जो होता है सिरी उसमें सिर्फ हड्डियाँ ही होती हैं, जबड़े तू कैसे खाता है? मतलब यार जबड़ों पे क्या होता है, क्या खाना है तू उन जबड़ों से? तेल निकालते हैं उससे। अच्छा तो ये जी तू चीज़ें मैंने गिनाई ना अज तक मैं सुनिए भी ना भी को खाने कसाइयों के घरों चो है नहीं नहीं और के भाड़ा के घरों चो है, नहीं फिर कितों है? नहीं नहीं यार, अराई। अराई, अच्छा वो वाले अराई जिनमें कहावत भी लिखी गई है कि अराई तो मतलब ताई। नहीं यार ऐसा नहीं है, वो आधा ही सिरो ताई है यार, कैसी अच्छा, बात कर रहे हैं। हुण ज्यादा तू इलावा इकबाल ना बाणे फजूल दी शायरी ना कर। एक तो तू अराई है, मैं सुने अराई जेड़े प्याज बड़ा खाने ने, ऐसा क्यों है तुहाडे को खास जोड़ है प्याजा नाल? मैं तो सुना लड़की वाले जेड़े ना वो वैंदे लड़की जिस टाइम रिश्ता मंगी अराई दा तो आदे एक बोरी जेड़ा ना तुसी हक मैर देना इनू वसलें दी, ऐसा कुछ है? नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, वो तो सारी बातें बनी हुई हैं। चलो आज आपको मैं प्याज खिलाता हूँ। नहीं मैं हुण यकीन हो गया, बात नहीं वो गल सच्ची ही है। सर सवाल ये है कि पोता पोती को दादा दादी और नवासा नवासी को नाना नानी के जायदाद में से हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा? हैं एक इंच दा सवाल कीता ही किधरे हिस्सा लैण दे चक्करां च तां नहीं है तू? या तो हुण तैनूं मैं कोई मिठी गोली देंगा तो या तैनूं मैं गलत मत देंगा, मैनूं लगदा तू आप हिस्सा लैण दे चक्करां च है। नहीं सारे मैं तो कोई ना चक्करा च तुसी मैंने टारगेट करन लग पे हो है। को वेखो ना कमेंट भी आया वा, कमेंट आया हुआ क्लाइंट दा, वो क्लाइंट पूछना है, मैं तो कमेंट भी खोल लिया ये जो तुसी गल कीती है मैं लैना चक्करा च। मेरे तो नाना नानी जिंदा ना दादा दादी जिंदा, मैं किने को लैनी है। हाँ सर को हो सकता अगर कब्रिस्तान में जगह लैनी हो तो उत्थे मिल दिवा सकते हैं, इस दुनिया ही तो कोई नहीं मिल लभनी। अच्छा शहबाज, एक्चुअल में ना विरासत की तकसीम वही है जो शरीयत ने बता दी है, उसी तरीके से विरासत तकसीम होती है। अब अगर हम बात करें एक पोता पोती की या नवासा नवासी की, तो अगर तो उनके वालिदैन ज़िंदा हैं तो जो जायदाद मिलेगी, अगर दादा दादी की जायदाद है और वालिद ज़िंदा है तो वालिद को मिलेगी, पोता पोती को नहीं मिलेगी। इसी तरह नवासा नवासी है, अगर उनकी वालदा ज़िंदा है तो जायदाद जो है वो ऑटोमेटिकली वालदा को मिलेगी, इनको नहीं मिलेगी। हाँ अगर ऐसा होता है कि नाना या नानी दादा या दादी में से कोई फौत हो गया है और पोता पोती अगर कहें कि जायदाद हमें मिल जाए तो उनको नहीं, उनके वालिदैन को मिलेगी। लेकिन अगर सारे ही फौत हो गए हैं तो फिर ये देखना पड़ेगा कि अगर पहले नाना नानी फौत हुए हैं तो फिर वालदा को हिस्सा आ गया और वालदा से फिर ट्रांसफ़र होता है नवासा नवासी को, उनके बेटा बेटी को। लेकिन अगर वालदा ही पहले फौत हो गई है तो नाना नानी बाद में हुए हैं तो नवासा नवासी को हिस्सा नहीं मिलेगा, क्योंकि वालदा पहले फौत। एक्चुअल में जो उनकी वारिस थी वो बेटी थी, जो इनकी नवासा नवासी की वालदा थी वो तो पहले ही फौत हो गई। इसी तरह अगर वालिद पहले फौत हो गया है, दादा दादी बाद में फौत हुए हैं, तो भी सेम रूल इम्प्लीमेंट होता है कि वारिस तो फौत हो गया वालिद, अब पोता पोती को उस जायदाद में हिस्सा नहीं मिलेगा। तो ये एक सिंपल हमारा रूल है और सिंपल शरीयत भी यही कहती है। शरी इससे जो है इस पे ना एक अलग वीडियो डिटेल्ड हम रिकॉर्ड करेंगे विरासत की तकसीम पे इंशाल्लाह। ये प्रॉपर्टी कचहरी से हट के एक अलग वीडियो हम रिकॉर्ड कर देंगे जिसमें हर रिश्ते की विरासत कैसे हिस्सा मिलेगा, तो इंशाल्लाह करते हैं ये अलग। लेकिन पोता पोती और नवासा नवासी के यही आर्डर्स हैं, कानून भी यही कहता है, शरीयत भी यही कहती है कि हिस्सा इनको नहीं मिलेगा। यार शहबाज बहुत सारे सवाल हो गए, मेरे एक सवाल रह गया यार सर से अभी तक। हाँ कौन सा सवाल? कि सर का जो कसाई है जिनसे ये लोग गोश्त लेते हैं सर, वो तकबीर पढ़ता है कि नहीं पढ़ता? 4 घंटे पहले सवाल हो चुका था, दिमाग होना आया सर माफ़ कराए जो दिमाग है ना हाले भी 2G के जमाने का हूँ ये सवाल है। 4 गल्लां उस तो बाद भी हो चुकी हैं, वो एक कहानी भी तो सुनी नहीं है। जंगल का एक दरबार लगे हुआ तो जड़ा खोता ना वजीर बन गया, लुमड़ी आकर रोज जुगता करा उत्थे, सारे दरबार हस है, बादशाह भी हस है, खोता ना हस है। वो कहने खोते की बड़ी बेशान है, खोते क्या अदब है, खोता हंस ही नहीं रहा भाई क्या ज़ौक है। 3-4 दिन बाद सारे दरबार खामोश है, लुमड़ी मर गई, खोता उच्चा हसन लग गया।
उन्हें मुझे खोता क्यों गा, उन्हें क्या जो दुमड़ी 3 दिन पहले मैंने गल सुनाई है, उन्हें ना समझ ही आ जाइए। वो ले तेरे हिसाब है, तेरे 4 घंटे बाद सवाल आया। यार शहबाज, वो मैंने इसलिए पूछ लिया था ना कि सुबह मैं मुर्गी लेने गया था दुकान पे, तो उससे मैंने एक सवाल पूछा ना, कॉन्फिडेंशियली सवाल था, तो मैंने उससे पूछ लिया। कोई और भी वहाँ पे लोग खड़े थे ना, तो मैंने उसके कान में सवाल किया कि आप तकबीर पढ़ते हो ज़िबा करते हो? तो उसने ना वापसी में मेरे को कान में बोला, इधर 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 इधर, सुबह पढ़ी थी। हाँ यार इसी तरह ही होता है, लेकिन मुझे तेरे ना पूरा यकीन है तू फिर भी उधर से ही लेके आया होगा और फिर भी जाएगा उधर ही। इन्हें सुबह तकबीर बड़ी होती है। नहीं, वैसे यार मुझे पता ही है इनको तकबीर वीर नहीं आती होती, बस अल्लाह अकबर कीता तो 4 कुकड़ जबा इन्हें इंज ही कर देना ना। तकबीर सुन दो, तकबीर शिकबीर आउंदी को नहीं होनी, सिर्फ अल्लाह अकबर याद कहीं तो भी को नहीं आते। नहीं, कोई भी नहीं मेरे ख्याल से, तो वो बोलते भी नहीं होंगे। अच्छा सर, ये आपको जैसे कि पता है हमारा टिकटॉक अकाउंट बड़ा ग्रो कर रहा है और बड़े कमेंट्स भी आ रहे हैं, बड़े सवाल कर रहे हैं लोग प्रॉपर्टी के रिलेटेड। अभी मेरे सामने एक अभी आया सवाल, मैं आपको बोल के बताता हूँ कि एक शख्स है, उसने सवाल किया है कि मैंने 10 मरले ज़मीन ख़रीदी है, 5 मरले जो है बीवी के नाम पे और 5 मरले अपने नाम पे डायरेक्ट इंतकाल करवा ली है। तो लोग जो है काफ़ी जो है ना उसको तंज कर रहे हैं कि तेरे साथ बड़ा फ्रॉड होगा, तो तेरा बड़ा मसला बनेगा इन फ्यूचर। तो इस पर ज़रा नज़र डाल दें कि क्या फ्यूचर में कोई इस पे साथ मसला वगैरह बन सकता है या नहीं। अच्छा शहबाज, जब भी ना कोई वीडियो मैं बनाता हूँ तो उस पर स्पेशल एक ही चीज़ पे मेरा फोकस होता है कि जब भी कोई प्रॉपर्टी ख़रीदे सबसे पहले उसका फ़र्द उससे डिमांड करें, फ़र्द को वेरीफाई करें और फ़र्द बराए बै हमेशा डिमांड करें और उसको फिर वेरीफाई करें। उसके बाद सबसे पहला जो काम करना है वो आपने रजिस्ट्री करवानी है, उसके बाद इंतकाल करवाना है। ये एक प्रॉपर हमारा प्रोसीजर है, लेकिन लोग फिर भी गलती कर जाते हैं। अब जैसे कि ये शख्स की आप बात कर रहे हैं कि इन्होंने ज़मीन ख़रीदी और डायरेक्ट इंतकाल करवा लिया है, उससे कोई मैटर नहीं करता कि आपने अपना इंतकाल आधा अपने नाम पे करवाया, आधा अपनी बेगम के नाम पे करवा लिया, ये चीज़ मैटर नहीं करती। लेकिन आपने डायरेक्ट इंतकाल करवा लिया, ये गलती है, लेकिन इस गलती को कवर किया जा सकता है। अगर आप अब रजिस्ट्री करवाना चाहें तो अब रजिस्ट्री नहीं होगी, क्योंकि रजिस्ट्री पहले होती है और इंतकाल बाद में होता है। खैर, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपने इंतकाल डायरेक्ट करवा लिया है। अब जिससे आपने ज़मीन ख़रीदी है उसके साथ एक स्टैम्प पेपर लिखे, और स्टैम्प पेपर को नॉर्मल नहीं लिखिएगा, आप चले जाएँ द बैंक ऑफ पंजाब, वहाँ से एक 1200 रुपये वाला स्टैम्प पेपर मिलता है, वो वहाँ से आप निकलवाएँ और मुकम्मल तहरीर उसके अंदर लिखें। मुकम्मल तहरीर के अंदर जो आपने प्रॉपर्टी ख़रीदी है उसकी अदू दरबा लिखे सबसे पहले कि उस प्रॉपर्टी 10 मरले ज़मीन की बैक साइड पे क्या है, फ्रंट पे क्या है, कोई गली है, घर है, लेफ़्ट राइट साइड पे क्या है, पूरा अदू दरबा उसका लिख लें। उसके बाद जो पेमेंट आपने अदा की है कि आपकी वो सेल डीड कितने में हुई है, कितने में आपने ख़रीदी है, उसको दर्ज कर लें। और पेमेंट मोड किस तरीके से आपने पेमेंट की है, कैश की है, चेक के ज़रिए की है, पे ऑर्डर की है, बैंक ड्राफ्ट की है, वो बीच में तहरीर कर लें। और रूबरू गवाहान लाजमी करें, 2 गवाहान बीच में डाल दें और वो एक स्टैम्प पेपर लिख लें और साइन अंगूठा वगैरह दोनों पार्टीज कर लें। तो अब फिर आपको रजिस्ट्री कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमेशा के लिए याद रखें, जब भी प्रॉपर्टी ख़रीदें तो पहले रजिस्ट्री लाजमी करवा लें और बाद में इसका आप इंतकाल करवाएं। और जो अब इंतकाल हो गया ना, देखें उसमें आपको कोई ख़तरा नहीं है। अब भी आप उसके मालिक हैं। आप अभी कल चले जाएं, अराजी रिकॉर्ड सेंटर चले जाएं या पटवार खाना चले जाएं, वहाँ से अगर आप फ़र्द बराए रिकॉर्ड निकलवाएंगे ना, बल्कि निकलवा के देख लें कि फ़र्द बराए रिकॉर्ड, तो उसके अंदर ये चीज़ मेंशन होगी कि उस ज़मीन के मालिक आप ही हैं। लेकिन उसको मज़ीद पक्का काम आप जो मैंने बैंक ऑफ पंजाब से स्टैम्प पेपर का है 1200 वाला, वो निकलवा के उस पर पूरी तहरीर लिख लें, मज़ीद पक्का काम हो जाएगा। लेकिन रजिस्ट्री तो हो जाए तो वो तो इससे भी मजबूत काम होता है। हाँ यार देखिए, मैंने भी तुझे प्रॉपर्टी कितने फ़ायदे बताए थे और तू भी कह रहा था कोई इंस्टॉलमेंट पे चीज़ लेनी है, तो फिर क्या लिया तूने? मैंने इंस्टॉलमेंट पे हाँ बाइक ले ली। अच्छा, बड़ा प्रॉपर्टी ले गया तू, माशाल्लाह, गुड, वेरी गुड। अपनी प्रॉपर्टी है ना वो तो। हाँ इंशाल्लाह बड़ा फ्यूचर भी तेन नुकसान देगी। तू जरा रख हर मंथ जड़ा ना ऑयल चेंज करा, जरा उल्टा तेरा और खर्चा लेगी। प्रॉपर्टी भाई, प्रॉपर्टी रियल एस्टेट मैं तेन दसिया ही, तू बाइक विच इंस्टॉलमेंट पा आया। अच्छा, वो तो मैंने अभी सोचा ही नहीं है, अभी मैं सोचूंगा फिर बताऊंगा। हाँ यार शहबाज, एक और चीज़ भी मैंने इंस्टॉलमेंट पे लेने की। अच्छा, मेरी गल लगता समझ आ गई, अक्ल ना कम लेने लगा। हाँ, अब मैं मोबाइल लेने लगा हूँ नया इंस्टॉलमेंट पे। डर लाना तेई मोबाइल लेने लगा यार, के चबला मारदा पे मोबाइल। प्रॉपर्टी में तो रियल एस्टेट विच क्या इन्वेस्टमेंट करना, कहाँ पहले तू मोटरसाइकिल ले ली, हुण तू मोबाइल लेने लगा।
यार प्रॉपर्टी पे थोड़ी ना टिकटॉक चलती है, मोबाइल पे चलती है यार। अच्छा टिकटॉक तो कोई फ्लैट को नहीं बने हुआ या कोई प्लॉट को नहीं बने हुआ जेड़ा तू उत्थे रह ले रहना कारण जमीन ही चाहिए होंगी, मोबाइल तो तू रह नहीं सकता है, ठीक है। और मैं तेन फिर समझाता पे हूँ कोई इंसान वाली चीज़ मोबाइल छोड़ तू आईफोन के चक्कर मैंने पता कर्जे छड़े तू नपी हुआ था, तू तो पहले भी समझाया रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कर। तू कभी मैं तेन इंस्टॉलमेंट था कोई शह ले ला, तू इंस्टॉलमेंट तो 4 सिगरेट ले लेना, फजूल आदमी यार, लाना था तेरे तक। यार शहबाज घर का क्या करना है, मैं तो वैसे भी सरकारी कॉलोनी में रहता हूँ। भाई तू इसलिए रहना क्योंकि तेरा अब्बा जरा ना उनको नौकरी करना है, ठीक है समझा। जब तेरे अबू रिटायर होंगे तो वो निकाल देंगे तुझे, फिर अपना जो टिकटॉक अकाउंट है उस पर रहना, ठीक। यार एक मिनट रुक यार, तू ऐसी प्रॉपर्टी बहुत कर रहा है, तेरे पास तो ना साइकिल है, तेरे पास मोटरसाइकिल है, वहाँ नीपा की तरह से तो तू भागता हुआ आ रहा है। प्रॉपर्टी तूने कहाँ ली हुई, अपनी जगह तो बता कोई। जी मैं इंस्टॉलमेंट जितने मोटरसाइकिल भी को नहीं पाई हुई, मेरे प्लॉट्स हैं अपने जी, वो प्रॉपर्टी वो जब वर्थ बड़ी तो फिर पता चलेगा तेरी मोटरसाइकिल का भी तो मेरी प्रॉपर्टी का भी, समझा। ठीक है जी। अच्छा सर ये सवाल आ गया जल्दी से, मैं अभी नोटिफिकेशन आया, ये सवाल है कि एक भाई बता रहे हैं कि उनके दादा बू ने उनको बताया था कि उनकी ज़मीन जो है टोटल 2 एकड़ है, लेकिन अभी उन्होंने पैमाइश किया तो कम निकल आई है, तकरीबन कोई 1.5 एकड़ निकली है, तो कम निकल रही है। तो वो पूछ रहे हैं कि रिकॉर्ड अगर मैंने निकलवाना हो कि हमारी ज़मीन टोटल थी कितनी ओरिजिनल, तो वो कहाँ से निकलेगा, ज़रा इस पर रोशनी डाल दें। असल में शहबाज बात यह है कि इन भाई ने रिकॉर्ड ढूंढने की कोशिश की होगी लेकिन रिकॉर्ड मिला नहीं होगा। तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर किसी बंदे की कोई ज़मीन है और जब उसके इल्म के मुताबिक 2 एकड़ है और बाद में अगर वो पैमाइश करता है तो 1.5 एकड़ या 1.25 एकड़ निकल रही है, अब वो क्या करता है उसका रिकॉर्ड ढूंढने की कोशिश करता है, पटवार खाने जाता है, लेकिन पटवारी जो है ना अल्लाह इनको हिदायत का रास्ता दिखाए, जलील करते हैं, बड़े बुरी तरह एक भारी रिश्वत डिमांड करते हैं। तो खैर रिश्वत देने की कोई ज़रूरत नहीं होती, तहसीलदार को एक एप्लीकेशन उनके ख़िलाफ़ लगा दें या एंटी करप्शन में भी आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, तो एप्लीकेशन दे दें, रिश्वत ना दें, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड वहाँ से नहीं मिल रहा होता। तो एक्चुअली होता इस तरह है कि जितना भी रिकॉर्ड है ना आपका प्रॉपर्टी का, अगर तो जितना भी पुराना है वो आपको पटवार खाने से मिल जाएगा, 1940 तक का रिकॉर्ड। अब 1945, 1955, 1960, 75, 85, 2000 ये सारे रिकॉर्ड आपको पटवार खाने से मिलेंगे। अच्छा अब इससे अगर 1940 से पुराना कोई रिकॉर्ड है तो वो रिकॉर्ड आपको हर ज़िला के अंदर एक मुहाफ़िज़ खाना होता है, अपने मुतलका ज़िले के मुहाफ़िज़ खाने में चले जाएं तो 1940 का पुराना रिकॉर्ड ज़मीन के मुतल्लिक जो भी है वो वहाँ से आपको मिल जाएगा। अच्छा अगर आप मुहाफ़िज़ खाने में गए हैं अपने ज़िले के लेकिन आपको खसरा नंबर याद नहीं है, तो अब क्या होगा, खसरा नंबर बताएंगे तो वो मुतलका वो रिकॉर्ड निकाल के आपके सामने रखेंगे और सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो उसके लिए फिर आप अपने पटवार खाने जाएं और अंदाजे से अपनी ज़मीन पटवारी को बताएं, वो आपको लट्ठा मैंने पीछे वीडियो में एक जिक्र किया है, एक कपड़े का टुकड़ा होता है जिसके ऊपर पूरा उस मौजे का नक्शा बना होता है, उसको लट्ठा कहा जाता है। तो लट्ठे से आपको वो तकरीबन खसरा नंबर निकाल के दे देगा अंदाजे से, जो आप ज़मीन बताएंगे तो वो खसरा नंबर लेके मुहाफ़िज़ खाना चले जाएं अपने ज़िले के, और एक ज़िले में एक ही मुहाफ़िज़ खाना होता है, तो वहाँ से आपको 1940 से भी पुराना रिकॉर्ड मिल जाएगा। और मुझे ये लगता है कि आपका जो वो ज़मीन का रिकॉर्ड है ना वो 1940 से पहले का है, तो वो पटवार खाने में नहीं होगा, मुहाफ़िज़ खाने में होगा। जी सर, जिमें तो जैसे अब बुज़ुर्ग जो थे पुराने इनको अंदाज़ा होता था, अंदाज़ा लगाते थे ये पौंक से चल के। इसके दादा के पास भी बड़ा टैलेंट था, जैसे कि मेरे दादा बूझे थे चल के ना कदम रख के जगह नाप लेते थे, जो होती है ज़मीन के साथ वो नहरी इंतज़ाम छोटा छोटा बनाया होता है पानी देने की ज़मीन, उसके अंदर दादा इसके तैर की ज़मीन का अंदाज़ा लगाते थे। दरअसल जो सारे जैसे एक पाँव पे इतना ज़मीन इतनी ज़मीन है, इसके दादा वो अंदाज़ा लगाते हैं एक हाथ पे इतना पानी है, इतनी ज़मीन है, एक हाथ पे इतना, तो इतना पानी। इसके दादा के पास बड़ा टैलेंट था, इसके पास भी है अक्सर। नहीं सर ये ऐसे ही झूठ बोल रहा है, मेरे दादा के तो पैर ही नहीं थे, वो बेचारे लंगड़े थे, कहाँ अंदाजा लगा दे फिरते यार। हाथ तो थे ना, ट्यूब जो नीचे रख के वो आगे से हाथ से तैरते थे। केड़ी साइकिल थी, मोटरसाइकिल थी नहीं हैडी से रिक्शे की जड़ी होनी है उस नजर तर दे है, क्या झबले मार रहा है यार, जो होती है ट्यूब नॉर्मल उस पे। इसके दादा बुक पर दरअसल एक और टैलेंट भी था ना, ये निगाह मार के ज़मीन नाप लिया करते थे। अक्सर इन्होंने निगाह मारी अपने इलाके में, वो झगड़े हुए, आज तक कतरो गारत हो रही है वहाँ पे, इसके दादा बू ने निगाह मारी, इतनी ज़मीन तेरी इतनी तेरी है, वो
उन्होंने जो है ना 1090 का तकसीम कर दी, 1090 की आंखों से इतनी बड़ी तकसीम की, और अभी तक उनके झगड़े चल रहे हैं वहाँ पे। इनके दादा को की बड़ी खिदमत है गाँव में। कैसी बात कर, मेरे दादा से तो तुम मिला ही नहीं है, मिला तो आंखें भी नहीं थी। तो इसलिए तो झगड़े हो रहे हैं। आंखें होती तो वो सही साफ कर देते ना। अभी भी थाने में जाओ ना, वहाँ पे इनके जो इलाका है उधर बड़े बोर्ड नहीं होते क्रिमिनल्स, वहाँ पे इसके दादा की तस्वीर लगी हुई है, तो पता है। हालांकि दादा को इंतकाल हो चुका है, फिर भी वांटेड लिखा हुआ है। पता नहीं क्या चाह रहे हैं वो। यार शबाज, तू कैसे कह सकते हैं थाने में जो तस्वीर लगी है वो मेरे दादे की ही है? यार अब मैं तेरे दादे को नहीं जानता हूँ। इतनी प्यारी उनकी मौलाना, इतनी खूबसूरत दाढ़ी है उनकी, क्या बात करता है यार। कैसी बात कर रहा, तो उनको आज तक दाढ़ी ही नहीं आई। आए बचपन में फौत हो गए थे क्या? तू कैसे है फिर यहाँ पे? वही तो बोलो, 7 साल के तो थे जब फोत हुए हैं। हाँ यार, दादा अबू की तेरे बड़ी करामात हैं। इधर सालात मिला ना, उनकी आंखें थी ना उनकी टांगें थी। 7 साल में इंतकाल हो गया, थाने में उनकी तस्वीर लगी है, क्लीन शेव हो के वो फौत हुए थे। क्या बातें करता है यार, अजीब अजीब। और कोई टैलेंट सुना अपने दादा अबू का? मैंने सुना बड़ी ज़ैन मलिक की तरह उनकी बड़ी बड़ी जुल्फे थी, ऐसे हाथ मारते थे तो लड़कियां पिघल जाती थी। उन बालों के भी जरा इधर एक्सप्लेन कर, क्या खूबसूरत जुल्फे थी उनकी। कैसी बात कर रहे हो, वो तो प्योर टिंडे थे। गंजे थे प्योर? हाँ जी बिल्कुल। शैम्पू क्यों लाया थे? ये भी शैम्पू की कोई पूछने की चीज है, इससे वो अपनी साइकिल के साथ बकरियों को भी लगाते थे। तेरी साइकिल दी केड़ी केड़ी जुल्फन मैं मलक है तेरी साइकिल उन शैम्पू लेंदे आ यार, अजीब गल यार सरफ मग गई ना 10 रुपए दा ही, वो 5 रुपए दा लभदा ही वाला। अच्छा तेरे दादा अबू तो हमने क्लोज ही कर दिए। तेरे दादा अबू बहुत ज्यादा हैवी हो रहे हैं। वो कब के क्लोज हो चुके हैं। अच्छा यार एक तो 2 मिनट खामोश बैठ, तूने बहुत शोर डाला हुआ है। हाँ? सर मेरा एक सवाल है, कौन कौन सी वो जमीन है जिसकी रजिस्ट्री नहीं होती? अच्छा, वैसे तो जो है ना, पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ कि रजिस्ट्री लाजमी करवाने चाहिए, इंतकाल से भी पहले रजिस्ट्री करवानी चाहिए। लेकिन कुछ ज़मीनें ऐसी होती हैं जिनकी रजिस्ट्री होती ही नहीं है। उसके अंदर एक तो उनको स्टाम्प वाली ज़मीन कहा जाता है, जो जस्ट एक स्टैम्प पेपर पे बिक रही होती हैं, उन ज़मीनों की रजिस्ट्री नहीं होती। दूसरे नंबर पे लाल लकीर वाली ज़मीन एक टर्म प्रॉपर्टी में यूज़ होती है, लाल लकीर वाली ज़मीन, उसकी रजिस्ट्री नहीं होती। तीसरे नंबर पे शमलात और शमलादे, ये जो ज़मीनें होंगी इनकी रजिस्ट्री कतन नहीं होगी। या फिर बस ज़मीनें ही ऐसी हैं, उनकी नोयत ही ऐसी है कि सिर्फ़ इंतकाल उन पे होता है और सिर्फ़ इंतकाल ही काफ़ी होता है, उनकी रजिस्ट्री नहीं होती। और सबसे बड़ी बात कि अगर तो कोई बंटवारा हो रहा है, विरासत में तकसीम हो रही है, विरासती ज़मीन है, उसका इंतकाल हो रहा है जिसको विरासती इंतकाल कहते हैं, तो उस पे रजिस्ट्री नहीं होती। वो सीधा सीधा अब एक दादा अबू है, उनकी विरासत तकसीम हो रही है, तो सीधा सीधा इंतकाल हो जाएगा हर उस फैमिली मेम्बर के नाम पे। और फिर विरासती इंतकाल की जो एक नॉर्मल फ़ीस होती है ना, एक एक्स्ट्रा हैवी फ़ीस होती है, वो भी अदा नहीं करनी पड़ती। ये फ्री में ही रजिस्ट्री होती है, सिर्फ इंतकाल की वो छोटी सी फ़ीस आपको देनी पड़ती है। टैक्स वगैरह से आप बरी ज़िम्मा होते हैं, टैक्स की रकम आपको पे नहीं करनी पड़ती ड्यूरिंग ट्रांसफ़र। तो ये 4-5 ज़मीनें हैं, स्टाम्प वाली, लाल लकीर वाली और शमलात दे और विरासती इंतकाल, इन ज़मीनों की रजिस्ट्री नहीं होती। इसके अलावा जो भी ज़मीन आप परचेज़ करें उसकी रजिस्ट्री लाजमी करवाएं। अच्छा तैयब, तूने वामे के वो 18,000 वाले चश्मे का सुना है? ज़रा उस पर ज़रा बता ना। बताता है 18,000 का चश्मा उसने, 2 बस उसके फजूल से। इससे अच्छी तो बच्चों ने ईद पहनी होती है 5-10 रुपए वाली। हाँ उसने 1800 रुपये का लिया था, ऐसे 18,000 बोलता है। वो भी 1800 का इसलिए लिया था क्योंकि 1000 रुपये मैंने उससे उधार ले लिए थे। अजा यार जानियों मार देगा उधर। तू जरा चश्मा उन्हें बड़ा पसंद है अपना 18,000 वाला चश्मा है। वो लोग की प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, हर महीने बाद उधर रेट रिवाइज होते हैं, उधर चश्मे के रेट रिवाइज होते हैं। पिछले महीने 17,000 था, इस महीने वो 18 हो गया। तेन पता है? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है, उसने चश्मे से इन्वेस्टमेंट की थी अपनी, फजूल आदमी। बात तो तेरी भी सही है, फिर मैं भी एक चश्मे में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। अगे मैं तेरे तंग कभी मोबाइल लै रहा तू इंस्टॉलमेंट ते, कभी तू मोटरसाइकिल लै रहा, हुण चश्मा भी लेगा। तेन अक्ल आनी कभी नहीं। तेन मैं तो लिखा ले मेरे को। देख यार 17,000 से 1,000 रुपये बढ़ा है, कितना ज़्यादा फायदा है यार, प्रॉफिट है। बड़ा फायदा है यार, बड़ा फायदा है यार कि फजूल आदमी दिमाग से काम ले। सर आज का खूबसूरत सा एक अपना शेर सुना दें, अपने खूबसूरत फेवरेट शायर का। जी बिल्कुल शहबाज, आज का शेर बड़ा ज़रूरी है कचहरी में शेर होना, तो सुनो आज का शेर। मैं कतरा हो के भी दरिया से जंग करता हूँ,
मैं कतरा हो के भी दरिया से जंग करता हूँ, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। दुआ करो कि सलामत रहे हिम्मत मेरी, ये चराग कई आंधियों पे भारी है। अच्छा सर, शेर तो आपने बड़ा खूबसूरत समझाया, मेरे तो ही गया, लेकिन फिर भी एक नसीहत सुना दें ज़रा, वो तो समझ आती है हमें, वो आप ज़रा सुना दें। हाँ बिल्कुल, क्योंकि शहबाज हमारा शोबा प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी के रिलेटेड ही मैं अपने नाजरीन को नसीहत करूंगा कि जब भी कोई प्रॉपर्टी ख़रीदें तो जो पेमेंट आपने करनी है, चाहे वो छोटी पेमेंट है या कोई बड़ी पेमेंट है, कभी भी कैश की सूरत में वो पेमेंट ना दें। कोशिश करें कि चेक, और चेक भी जिस बंदे को आप पेमेंट कर रहे हैं उसके नाम का दें। जहाँ पे ऊपर पे का पहला ऑप्शन होता है चेक पे, वहाँ पे उस बंदे का नाम लिख दें, प्रॉपर नंबर, अगर हो सके तो आगे ब्रैकेट डाल के CNIC नंबर भी उसका लिख दें। उसके बाद या फिर बैंक ड्राफ्ट बनवाएं या पे ऑर्डर बनवा लें, तो कभी भी कैश मत दें। और ख़ास करके जहाँ पे आपका कोई तल्लक है, रिश्तेदारी, दोस्ती, वहाँ पे तो कतन कैश ना दें, क्योंकि वहाँ पे एक ट्रस्ट का लेवल बिल्ट हो रहा होता है, लेकिन कल वो ट्रस्ट जो है ना आपके गले में अटक जाता है। शर्म में आप जो है बात को क्लियर नहीं करते, अगला भी कहता है यार कैश पढ़ा देते रहे, मेरे केड़ा फ़र्क है। तो ठीक ठाक फ़र्क है, ठीक ठाक फ़र्क है, शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस बंदे के नाम का चेक दें या पे ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट, कैश से हमेशा अवॉइड करें। कल को आप एक बड़े फ्रॉड से, बड़े नुकसान से बच जाएंगे और आपका जो उस बंदे के साथ रिलेशन है वो मजबूत रहेगा। जी तो मेरे प्यारे प्यारे नजरीन, ये आज की थी प्रॉपर्टी कचहरी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अच्छा, प्रॉपर्टी कचहरी के रिलेटेड आपकी कोई भी सजेशन है, किसी किस्म की आप राय देना चाह रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में आके लाजमी कमेंट करें या इनबॉक्स हमें अपना जो भी आपका मैसेज है वो करें। इंशाल्लाह आपकी चॉइस को प्रायोरिटी देते हुए वो चेंजिंग हम लाजमी करेंगे। और स्टार्ट में मैंने बता दिया कि प्रॉपर्टी कचहरी के अपना यूट्यूब चैनल बन गया है, उसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और फेसबुक और टिकटॉक पे लाजमी हमें फॉलो करें, ताकि हमारी नई आने वाली अपडेटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहे, क्योंकि प्रॉपर्टी के रिलेटेड बहुत सारी मालूमात आपको यहां से मिल जाती हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।